तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि हम जो साइंस का बैच लेकर आ रहे हैं, आपको संपूर्ण साइंस का निचोड़ दिया जाएगा। आज हमारी पहली क्लास रहेगी। आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हो। साइंस के बैच में हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, यानी जो हमारे पिछले ईयर जो पेपर हुए थे में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं का हम टॉपिक वाइज आपको अध्ययन कराएंगे, जो आप एसएससी, रेलवे, सीईटी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एंजियोलॉजी। यानी हम जो रक्त परिसंचरण तंत्र है का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एंजियोलॉजी शाखा में करते हैं। जो रक्त परिसंचरण है तंत्र है, इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक में पढ़ते हैं रक्त के बारे में, दूसरा होता है हृदय के बारे में, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारे धमनी व सिराओं। धमनी व सिरा। ठीक है दोस्तों, आगे जो ऑप्शन देखते हैं हेमेटोलॉजी। यानी हेमेटोलॉजी, जो ये हेमेटोलॉजी जो शब्द है ये हम रक्त के अध्ययन को कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। अब यहीं से ही एक और आता है, वो आता है हिपेटोलॉजी। कौन सा आता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटो का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे तो दे रखा है हिमेटोलॉजी। क्या दे रखा है? हिमेटोलॉजी। और यहाँ पे क्या दे रखा है? हिपेटोलॉजी। तो हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम हिपेटोलॉजी में यकृत यानी लीवर का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? यकृत या लीवर। आपसे पूछे यकृत व लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यकृत व लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। जो रक्त है यह एक प्रकार का, आगे देखते हैं, रक्त एक प्रकार का सरल संयोजी ऊतक होता है। सरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का सरल संयोजी ऊतक होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगली बात करें रक्त के बारे में, यानी शरीर के वजन का, शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भाग का 7 से 8% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। यानी हमारे अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? अपने खुद के वजन का 7 से 8% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। एवरेजन कितने होता है? 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। रक्त की उत्पत्ति देखे कि भाई रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है? रक्त की उत्पत्ति, अगर आप रक्त की उत्पत्ति को देखते हैं तो भ्रूण अवस्था में रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म जनन स्तर से होती है। कहां से होती है? मेसोडर्म जनन। भ्रूण में रक्त की
फिजियोडर्म जनन स्तर से होती है दोस्तों, फिजियोडर्म जनन स्तर से होती है। अगर आपसे पूछे यानी बच्चा पैदा होने के बाद रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो रक्त की उत्पत्ति होती है लाल अस्थि, कहाँ से होती है, लाल अस्थि मज्जा से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है, यानी कुल भार की लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होती है। तो जस्ट अभी मैंने बताया दोस्तों, मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है वो, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार बोला, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा यानी रक्त की मात्रा के कुल भार की लगभग कितनी होती है। तो कुल भार की कितनी होती है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2 से 3%, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 से 4%, तीसरा ऑप्शन है 7 से 8%, चौथा ऑप्शन है अपने पास 10 से 12%। तो जो रक्त होता है कुल भार का 7 से 8% होता है। कितना होता है, 7 से 8% होता है। हमारा आंसर क्या रहेगा, कि हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोटीन को प्रति स्कंदक प्रोटीन यानी एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। वापस देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रोटीन को प्रति स्कंदक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस प्रोटीन को प्रति स्कंदक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी प्रोटीन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन को। कौन सी प्रोटीन को, हिपेरिन नामक प्रोटीन को प्रति स्कंदक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगली बात, जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन है, इन्हें थक्का जमाने वाली प्रोटीनें कहते हैं। क्या कहते हैं, थक्का जमाने वाली प्रोटीन, थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीनें सहायक होती है, तो कौन कौन सी प्रोटीनें सहायक होती है दोस्तों, एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी होती है फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीनें रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। विटामिन पूछे तो के, कौन सा विटामिन होता है, के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अगले आता है एल्बुमिन। ये प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है, जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। वापस देख लो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है दोस्तों, मैंने बताया अभी, जो रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन का थक्का जमाने में प्रोटीन कौन सी होती है दोस्तों, तो एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है दोस्तों, फाइब्रिनोजन। वापस सुन लो, विटामिन पूछे तो विटामिन कौन सा होता है, के। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, के होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है, के होता है। कौन सा होता है, के। तो हमारा पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, तो कौन सी प्रोटीन सहायता करती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। पहला ऑप्शन प्रोथ्रोम्बिन है, दूसरा ऑप्शन फाइब्रिनोजन है, तीसरा ऑप्शन दोनों है, चौथा ऑप्शन हिपेरिन है। हमारा आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों,
तो हमारा जो आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, दोनों। आंसर क्या माना जाएगा, दोनों। ठीक है, इनका निर्माण भी कहां पे होता है, लगभग जो प्रोटीनें होती है का निर्माण यकृत में यानी लीवर में ही होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो कौन सी प्रोटीन पैदा करती है दोस्तों, वापस देख लो। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एल्बुमिन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, हेपेरिन। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, ग्लोबुलिन। और चौथा ऑप्शन क्लोबिन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लोबुलिन। यानी मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी प्रोटीन करती है, ग्लोबुलिन। कौन सी करती है, ग्लोबुलिन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है वो होता है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, हेपेरिन। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, हेपेरिन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एल्बुमिन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है केसिन। और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा दे रखा है, प्रोथ्रोम्बिन। तो हमारी जो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो एल्बुमिन पाई जाती है। अब देखते हैं तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीनें पाई जाती है। जो रक्त है इसमें प्लाज्मा 55% के रूप में पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा की बात करते हैं, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट के रूप में पाया जाता है दोस्तों, 55% के रूप में पाया जाता है। और 45% के रूप में रक्त कणिकाएं पाई जाती है। इस 55% में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, यानी प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। किसका, 55%। क्या पाया जाता है दोस्तों, 55%। अब बात यह आती है कि जो प्रोटीनें हैं, प्रोटीन है वो कितने, लगभग 7 से 8% के रूप में क्या पाई जाती है, प्रोटीनें पाई जाती है। इसमें गैसें भी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्लाज्मा है इसमें, प्लाज्मा में जो प्रोटीनें पाई जाती है, पहला ध्यान रखना प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दूसरा एल्बुमिन। कौन सी हो गई, एल्बुमिन। तीसरी हो गई ग्लोबुलिन। यानी ये प्रोटीनें किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है थक्का जमाने में सहायक होते, थक्का जमाने में सहायक। एल्बुमिन प्रोटीन, कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा लगभग 4%, लगभग 4%। जो ग्लोबुलिन है ये 3 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा। जो अल्फा है ये कॉपर का परिवहन करती है, बीटा फेरस का परिवहन करती है, और जो गामा है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यानी आपसे पूछा जाए ग्लोबिन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है दोस्तों? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी हो गई? अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा है वो किसका परिवहन करती है? कॉपर का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है दोस्तों? कॉपर का परिवहन करती है। दूसरी कौन सी है? बीटा है, वो फेरस का यानी लौह तत्वों का परिवहन करती है। तीसरी कौन सी है? गामा प्रोटीन है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। खनिज का संतुलन पूछे आपसे कि जो एल्बुमिन जो प्रोटीन है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और खनिज का संतुलन करती है। किसका संतुलन करती है? खनिज का संतुलन करती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो हम क्वेश्चन को देखे तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, यानी ये पूछ रहा प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वो हो गया एल्बुमिन। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत, या बोले जिगर का टुकड़ा, या बोले कलेजा, ये सब तीनों चारों नाम क्या है? एक है। लीवर बोलो, चाहे यकृत बोलो, चाहे कलेजा बोलो, चाहे जिगर का टुकड़ा बोलो। ये बोल रहा है निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर ऑब्लिक यकृत से होता है? पहला ऑप्शन है हिपेरिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रोनोजन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मैंने बोला दोस्तों लगभग जो प्रोटीन है इनका निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में। तो हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। वापस यानी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हार्ट यानी हृदय और उसके बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? वापस देखो दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है हृदय यानी हार्ट और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हिमेटोलॉजी और कार्डियो। ठीक है दोस्तों, तो सुनो, जो हेपेटो होता है, हेपेटोलॉजी ये होता है दोस्तों यकृत का अध्ययन। किसका होता है? यकृत का अध्ययन। हिमेटो होता है, हिपेटो तो किसका हो गया? यकृत का। हिमेटो किसका हो गया? हेपेटोलॉजी, ये अध्ययन हो गया लीवर का, वो रक्त का। किसका? रक्त का। ऑस्टियोलॉजी ये हो गया हड्डी का, यानी जो अपनी अस्थि होती है। कार्डियोलॉजी कार्डियो बोले या कार्डियोलॉजी, ये किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है हृदय। इसका अध्ययन होता है हृदय का। ठीक है, वापस देख लो दोस्तों, अगर आपसे पूछे हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कुल मिला के बात यह है कि हृदय जहां पे लग जाए तो उसका मतलब होगा, यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। अपना आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या माना जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्डियोलॉजी। अगर आपसे पूछे हेपेटोलॉजी,
यानी हिपेटोलॉजी किसका है, यकृत का। हीमेटोलॉजी किसका है, रक्त का। ऑस्टियोलॉजी किसका है, हड्डियों का। इसी प्रकार वो देखते हैं जैसे कॉन्ड्रियोलॉजी आ जाए, कॉन्ड्रियोलॉजी। तो कॉन्ड्रियोलॉजी जो होता है वो होता है उपास्थियों का, क्या होता है, उपास्थियों का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला आ जाए साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन होता है। आपसे पूछ ले हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी है वो ऊतकों का अध्ययन होता है। किनका अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। किनका होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। अगला आपसे पूछ ले ग्लासोलॉजी, ग्लासोलॉजी। तो ये जो ग्लासोलॉजी है ये जीव का अध्ययन होता है। क्या होता है, जीव का। अगला पूछ ले आपको ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी है वो दांत का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। अगला और पूछे आपसे कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, माइकोलॉजी। तो इसमें माइकोलॉजी में करते हैं कवकों का अध्ययन। किसका करते हैं, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी आपसे पूछे, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला आपसे पूछा जाए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन। और अगला पूछा जाए आपसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इससे मधुमक्खी से संबंधित है। अगला पूछा जाए आपसे पीसीकल्चर, ये किससे संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। और आपसे अगला और पूछा जाए हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। अगला और पूछा जाए फ्लोरिकल्चर, तो ये पुष्प से संबंधित है। अगला आपसे पूछा जाए डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी अपने त्वचा से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। और अगला पूछा जाए ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्थेलम, तो ये किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। और नहीं तो पूछा जाए ऑर्निथोलॉजी, जो किनसे, पक्षियों से संबंधित है, से पक्षियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे काफी सारे मैंने उसका अध्ययन बता दिया। जैसे त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा
यानी इसका हमारा आंसर क्या हो गया, कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या बोलता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहां से होता है। वापस सुनो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहां से होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है अस्थि मज्जा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है थाइमस ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लार ग्रंथिया और चौथा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो देखते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो कहां से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। कहां से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। अगर आपसे पूछे अस्थि मज्जा से भी कौन से अस्थि मज्जा से होता है, तो होता है लाल अस्थि मज्जा से होता है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, किससे होता है, लाल अस्थि। तो थाइमस ग्रंथि है जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां से होता है, पीली अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है, पीली अस्थि मज्जा। अगर डब्ल्यूबीसी का पीली अस्थि मज्जा ऑप्शन में नहीं होगा तो थाइमस ग्रंथि से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगर ऑप्शन में पीली अस्थि मज्जा नहीं है, अस्थि मज्जा नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां से होता है, थाइमस ग्रंथि से। कहां से होता है, थाइमस ग्रंथि से। डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं इसे, डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र क्या कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र। बात आती है लार ग्रंथियां। जो लार ग्रंथियां होती है यानी लार ग्रंथियां अपने कहां पे, मुख में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। अब 3 जोड़ियों में कौन सी होती है, पहले नंबर पर तो पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। जो पैरोटिड लार ग्रंथि है प्रत्येक गाल में कान के नीचे पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है प्रत्येक गाल में। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी 1 जोड़ी। कितनी होती है, 2 होती है, यानी 1 जोड़ी। दूसरा आता है सबलिंगुअल। दूसरी कौन सी है, सबलिंगुअल। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। जीभ के नीचे पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है। तीसरा आता है सब मैक्सिलरी। तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी होती है, सब मैक्सिलरी होती है। ये भी कहां पे, यहाँ पे पाई जाती है। इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर। अगली बात, जो लार है हमारे मुख द्वारा प्रत्येक दिन में यानी एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है। कितने, लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है। लार का पीएच मान 6.5 या 6.8 होता है। लार में 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। वो 95% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो टाइलिन एंजाइम है, इसको लार एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार एंजाइम भी बोलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करके उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। इसमें परिवर्तित करता है, स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा होता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है, माल्टोज में। किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों, माल्टोज में। ठीक है, ध्यान रखना। टाइलिन एंजाइम को लार एंजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
लार एंजाइम के नाम से जानते हैं? साइलेंट बोलूं चाहे मैं लार एंजाइम बोलूं? दूसरा, लार ग्रंथियों में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। किसको? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा। क्या होगा? अस्थि मज्जा। यानी आपसे पूछे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा लाल रक्त कणिकाओं के बारे में देखो। लाल रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 50 से 55 लाख होती है, यानी आरबीसी। इनकी संख्या क्या होती है? 50 से 55 लाख होती है। इनका जो जीवन काल है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 130 दिन का होता है। कितना होता है? तो 20 दिन का होता है। अगर ये मिलियन में पूछे तो 5 से 5.5 मिलियन। महिलाओं में अगर इनकी संख्या की बात करें तो 40 से 50 लाख या 45 से 50 लाख। कितनी होती है? 45 से 50 लाख क्या होती है महिलाओं। ठीक है। अगर आपसे अगला बात करें कि निर्माण कहां पे होता है, तो निर्माण होता है लाल अस्थि। कहां पे होता है? लाल अस्थि। कहां पे होता है दोस्तों? लाल अस्थि। ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? जो आरबीसी है उसका आकार डमलाकार या अवतलाकार होता है, या द्विअवतलाकार भी बोल सकते हैं। यानी आरबीसी का आकार कैसा होता है? डमलाकार या द्विअवतलाकार। जो आरबीसी है इसके खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक। खोजकर्ता कौन हो गए? ल्यूवेन हॉक। यानी आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने की। किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। बाकी जो डिटेल रहेगी आरबीसी की वो आरबीसी में पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? क्या कहता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? शायद ये क्वेश्चन हो गया, वापस देख लो। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। किसका कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। का अध्ययन कहलाता है मांसपेशी का अध्ययन। इनका अध्ययन कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।